सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और जितनी भी क्लासेस अभी तक इस चैनल पे मैंने कराई हैं पॉलिटी के लिए, वो सब क्लासेस आपने ले ली होंगी, नोट्स बना लिए होंगे, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली होगी। अगर ये काम तुमने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद जितनी वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ जाके देख लो। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। यकीन मानना, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी अगर तुम्हें कवर करनी है अच्छे ढंग से और कम समय में, तो इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकती। ये जो सारी वीडियोज़ हैं वो लग 1 घंटे से अंदर ही होंगी। ठीक है, तो जिनको भी कवर करनी है जाकर के कवर कर लेना। बाकी आज की वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पूरा देखने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने समितियों, जो संसद की समितियां हैं, उनको कवर कर लिया है। और आज कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले हर सवाल को, हर आर्टिकल को, हर चीज़ को एक इसी सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें थ्योरी भी होगी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। प्रैक्टिस में सीजीएल के क्वेश्चन रखे हैं, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन रखे हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन रखे हैं। क्योंकि अगर यूपीएसआई क्वेश्चन रखता तो वो बहुत कम थे, तो मैंने ये 2 एग्जाम और ले लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी वीडियो मिलेगी तुम्हें, जो भी नोट्स मिलेंगे, उनकी ज़्यादातर रेफरेंस परीक्षा वार्डे की जो बुक है 10वां संस्करण, यहाँ से मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, बाकी हम अदर सोर्स तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नोट्स हैं वो इसी के मिलेंगे। तो आपको, अगर आपके पास है ये परीक्षा वाड़ी की बुक, तो वेल एंड गुड। आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हो अपना। ऐसे वीडियो खोल के बैठ गए, फिर ये किताब खोल लिए, वहाँ से पढ़ते रहे इस तरीके से। बाकी नोट्स तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई दिए। ठीक है, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 123 तक हम पिछले वाली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज आर्टिकल 124 हम लोग 24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अनुसूची वाली वीडियो, इसके जस्ट बाद अगली वीडियो अनुसूची की होगी, जिसमें हम अनुसूची से बनने वाले हर सवाल को, हर क्वेश्चन को बारीकी से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले ये भाग 1 हो चुका है पॉलिटी का, फिर नागरिकता वाली वीडियो आ चुकी है, प्रस्तावना हो चुकी है तुम्हारी। ठीक है, और ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, और जैसे किताब होती है उनकी पीडीएफ। बाकी अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये ग्रुप का वो है क्यूआर कोड, ये या फिर ये नाम सर्च कर लेना। बाकी अगर तुम्हें किताब की पीडीएफ चाहिए, तो किताब की पीडीएफ के लिए, किताब की सॉरी, इसकी नोट्स की, तो उसके लिए टेलीग्राम है, चैनल है के भी पाठशाला, ये वाला स्कैन कर लेना क्यूआर, या फिर लिंक दिया है नीचे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो अभी फटाफट। सारे देखो, यूपीएससी का सिलेबस खोल के देखना, सारे टॉपिक, स्पेशल टॉपिक जैसे मानवाधिकार, कृषि वगैरह, ये सब टॉपिक यहीं पे कवर करवाऊंगा मैं। ये यूथ कंपटीशन की जो हिंदी वाली बुक है उसकी प्ले लिस्ट है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा फोकस पॉलिटी पर है। बाकी ये भी कंप्लीट करा दूंगा मैं। और ये जो अभी प्ले वो चल रही है पॉलिटी, उसकी प्ले लिस्ट है। तो स्टार्ट करें भाई, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। भारतीय न्यायपालिका वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, जिससे कि तुम लोगों को दिक्कत हो। धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते हुए चलना। अगर कोई काम है पहले, तो उसको जा कर के कर लो, उसके बाद में बना लेना नोट्स या वीडियो देख लेना। लेकिन शुरू से अगर एक बार बैठ गए देखने, तो फिर एंड तक ही देखनी है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्यायालय की। भारतीय न्यायालय में इनको ना कई स्टेजेस में बांटा गया है। जैसे सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा नीचे राज्य स्तर पर आ जाओगे तो उच्च न्यायालय, फिर उससे जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला से भी नीचे आ जाओगे तो मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय से भी नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे न्याय पंचायत आ जाती है। तो जो हमारे न्यायपालिका है, उसकी शेप ना एक शंकु के जैसी है। कैसी है? शंकु के आकृति की शेप है। दिख रहा है शंकु, ऐसा ही तो होता है, ऐसा शंकु। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आकार कैसा है न्यायपालिका का, तो शंकु आकार है। और हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत का मतलब जानते हो कि सबसे बड़ा पद जो है वो एक ही है, और सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, तो एक ही है वो। इसके समकक्ष और कोई दूसरा कोर्ट नहीं है।
इसीलिए एकीकृत न्यायपालिका है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। भारत की शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली, यानी केंद्र भी शामिल है इसमें, किंतु न्यायपालिका का एकीकृत है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, ठीक है। अगला देखें। अच्छा, इसमें देखो, तुम सुप्रीम कोर्ट जानते हो, तुम हाई कोर्ट जानते हो। बाकी जो जिला न्यायाधिकारी है इसको देखो, जब वह सिविल मामले की सुनवाई करे, कौन? ये जिला न्यायाधिकारी, तो उसको जिला न्यायाधीश कहेंगे। और यही जिला न्यायाधिकारी अगर किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो इसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो ये दोनों के ही काम करता है, ये जिला न्यायाधीश के भी काम करता है और सत्र न्यायाधीश के भी काम करता है, ठीक है। मुंसिफ न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो मजिस्ट्रेट होता है या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंसिफ न्यायालय जो होते हैं, मुंसिफ न्यायालय का मतलब होते हैं जो जिला से थोड़े से नीचे लेवल पे आ जाते हैं न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। तो उसमें जो न्यायाधीश होता है वो या तो मजिस्ट्रेट होगा या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। फिर इसके नीचे न्याय पंचायत आ जाती है। कौन आ जाती है? न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत तुम जानते हो, पंचायत, पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? कमेंट में बताओ। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ था? 1993, ठीक है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायत है इसकी स्थापना पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा हुई थी, और जब उसमें 5 मेंबर थे न्याय पंचायत में, ठीक है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ध्यान रखना 26 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को तो स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन या फिर इसने काम करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950। तो पेपर में अगर तुम्हें ये वाली डेट मिल जाए 28 जनवरी तो ये सही होगी, ठीक है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है, भाग 5 में है सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 से 147 तक ये सारे आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो बारी बारी से चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज फर्स्ट। आर्टिकल नंबर 124 की क्लॉज फर्स्ट में दे रखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका गठन किस प्रकार होगा। तो इसके गठन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 124 की क्लॉज 1 में दे रखा है, ठीक है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, 8 में भी 7 अदर होते हैं और एक सीजीआई मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में कितने जज थे? 8, 7 प्लस 1। फिर धीरे धीरे समय बीता, 1950 में तो इसमें कितने थे? 1950 में थे 8, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 1950। फिर 1956 इसमें 10 प्लस 1 हो गई यानी 11। फिर 1960 में 13 प्लस 1 हो गई, 1978 में 17 प्लस 1 हो गई, 1986 में 25 प्लस 1 हो गई, और 2008 में 25 से 30 जो है जज हो गए, 30 प्लस 1। और 2019 में आपके कौन से हो गई? 33 प्लस 1। तो ये कुछ जजों का निर्धारित क्रम है जो कि अब तक बदला है। क्या हमें ये सारे याद रखने? नहीं, आपको केवल ध्यान रखना है मूल संविधान में कितने थे? 7 प्लस 1 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 33 प्लस 1। 1 का मतलब ये एक सीजीआई हो गया, और बाकी के ये हो गए तुम्हारे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नीचे पॉइंट भी लिखा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने हैं? 34 न्यायाधीश। आगे बढ़े तो क्लॉज 1 देख लिया, आर्टिकल 124 का क्लॉज 1। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन इसके बारे में प्रावधान है। जब किसी चीज़ का गठन होगा तो उसमें मेंबर भी निर्धारित करे जाएंगे। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 7 प्लस 1 मेंबर थे। फिर अभी जो मान लो 2025 मान लो, तो 2025 में अभी कितने हैं? 33, 33 प्लस 1 यानी कि 34 जज हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। अब क्लॉज 1 में तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, उसमें मेंबर भी रख लिए। कितने न्यायाधीश होंगे? मान लो 8 होंगे। अब इनमें से जो मुख्य न्यायाधीश होगा सीजीआई, उसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है आपके 124 की क्लॉज 2 में। तो ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अच्छा कौन करता है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश का मतलब जैसे ये 34 जज हैं, अब इन 34 में से एक मेन जज होगा, उसी को सीजीआई बोलते हैं। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा फिर। अब जब राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति कर लेता है तो इसी सीजीआई की सिफारिश पर, इसी की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसी के क्लॉज 2 के ए में बात कही गई है कि राष्ट्रपति चाहे तो अन्य जज की नियुक्ति से पहले 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है? 2 के ए में। यानी कि 2 के ए में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 ऐसे जज नियुक्त कर सकता है जिनकी वो सलाह ले सकता है। सलाह किस लिए होगा? अन्य जजों की नियुक्ति के लिए। तो 2 अन्य जजों की वरिष्ठतम, यानी कि जो सबसे एजेड हैं, उसमें सबसे पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी नियुक्ति कर सकता है अन्य जजों की नियुक्ति की सलाह के लिए। तो 2 के क्लॉज ए में। आर्टिकल 124 का क्लॉज 3, न्यायाधीश बनने की योग्यता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो ध्यान से पढ़ना है। न्यायाधीश बनने की योग्यता है या तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको मिनिमम 5 साल किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहना हुआ चाहिए। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, वो तो होंगे, सीधी सी बात है। और मिनिमम यानी कम से कम तुम 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो, प्लस मिनिमम या तो तुम 10 साल किसी में अधिवक्ता रहे हो हाई कोर्ट में। यानी कि 5 साल या तो जज रहे हो, जज के पद पर, या 10 साल क्या रहे हो? अधिवक्ता। अधिवक्ता जानते हो? एडवोकेट, वकील। अधिवक्ता रहे हो कहाँ भी? ये दोनों ही हाई कोर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर कोर्ट में चले गए। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल समझ में आए। 124 का क्लॉज 1, सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है। क्लॉज 2, सीजीआई की नियुक्ति। सीजीआई की नियुक्ति। फिर उसके बाद क्लॉज 3 क्या है? योग्यताएं। किसकी? सीजीआई। सीजीआई कह लो या फिर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी। और योग्यताओं में कितनी? 5 साल तक या तो वो जज रहा हो, या 10 साल तक या कर रहा हो एडवोकेट, वकील रहा हो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। तो ये है। ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम होता है कि जब हम इनकी नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं या फिर इनका प्रमोशन करते हैं, तो एक समिति बनाई जाती है। ठीक है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति की सिफारिश करने वाली न्यायाधीशों की समिति को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली होगी कि इसी समिति द्वारा उनकी नियुक्ति होगी, उनकी प्रमोशन होगी, और यही सारा सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसकी स्थापना अलग से 1998 में की गई थी। अच्छा, सरकार ने 2014 में इसी की जगह पर एनजे, क्या नाम था उसका, एक बोलाई थी, यानी कि इसको हटा करके और दूसरा सिस्टम लाई थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है नाम उसका। 2014 में लाई थी, लेकिन फिर सरकार ने वो सिस्टम खत्म कर दिया था, वापस से इसी को लागू रहने दिया था। आगे है शायद, आगे बता दूंगा। ठीक है। तो संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। 1998 में इसकी स्थापना होती है। टोटल इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 में से एक सीजीआई होगा, उसके बाद में जो 4 होंगे वो अन्य वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, या न्यायाधीश होते हैं, सॉरी। ठीक है। तो इतनी बात समझ गए तुम कॉलेजियम सिस्टम में क्या है। आगे आ जाओ। 124 के क्लॉज 4। 124 का क्लॉज 4 में क्या है? न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। क्लॉज 3 तक पढ़ लिया हमने, रिवाइज करो। 1, सुप्रीम कोर्ट का गठन। 2, 2 में क्या है आपकी? सीजीआई बनना, सीजीआई की नियुक्ति। 3, और न्यायाधीश की योग्यताएं। योग्यताएं। 4, 4 में क्या है? इनको पद से हटाना। पद से हटाना। पद से हटाना। ठीक है। तो अभी तक क्लॉज चारों याद हुए? नहीं हुए? अब पद से कैसे हटाते हैं? वही कि प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसकी प्रक्रिया हटाने की शुरू हो सकती है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 मेंबर, और राज्यसभा में लाया जाए तो 50 मेंबर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये इसको हटाने के थोड़े से पॉइंट ध्यान रख लेना। कौन कौन से पॉइंट हैं? कि वही जो प्रस्ताव आएगा वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है।
और इसकी प्रक्रिया लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे देखो। कह रहा है कि जब प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा ग्रहण किया जाता है तो 3 सदस्यीय समिति द्वारा इसकी जांच होती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक प्रसिद्ध न्यायविद होता है। यानी कि जब किसी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात हो और हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो या तो लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में। लोकसभा में अगर आया तो उसको 100 लोगों का अनुमोदन चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में आया तो 50 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी जांच एक समिति द्वारा होगी और उस समिति में 3 लोग होंगे। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, उसके बाद हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक अन्य न्यायाधीश होगा जो थोड़ा सा फेमस हो, न्यायविद, प्रसिद्ध न्यायविद होगा। ठीक है, 3 लोग होते हैं इसमें। कह रहा है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, महाभियोग द्वारा अभी तक किसी भी न्यायाधिकारी को नहीं हटाया गया है, न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। अच्छा, न्यायाधीश के ऊपर जांच करने के लिए एक अधिनियम लाया था, यही वाला जो पीछे पढ़ा था हमने, 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। ये 1968 में अधिनियम आया था, उसके थ्रू ये सारी बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बनता है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम कब आया, तो 1968 में, 1968 में ये आया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन निम्नलिखित न्यायाधीशों के विरुद्ध यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लेकिन अच्छा, कुछ ऐसे न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध इनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ भी की गई थी। जैसे एक थे वी रामास्वामी। 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था इनको हटाने के लिए। एक सौमित्र सेन केस 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने फिर त्याग पत्र दे दिया। पी.डी. दिनाकर केस 2010, प्रक्रिया से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। और एक एस.एन. शुक्ला केस 2019। तो ये जो है ये केस हुए हैं इनको कुछ हटाने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ, पांचवा पढ़ लिया क्या? पांचवा नहीं, पांचवा नहीं है क्या? पांचवा उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ठीक। क्लॉज 6, आर्टिकल 124 का क्लॉज 6। क्लॉज 6 में क्या है कि न्यायाधीश की शपथ है और उसका प्रतिज्ञान है। न्यायाधीश की शपथ और क्या है, प्रतिज्ञान है। तो आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, दूसरे में है सीजीआई की नियुक्ति, तीसरे में है इसकी योग्यताएं, चौथे चौथे में क्या है, इसको पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है, पांचवा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छठवां, छह में इसके शपथ, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखें, चलो। तो 124 का क्लॉज 6, न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञान इसमें है। 124 के क्लॉज 7, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। तो ये 7 में दे दिया कि भाई मान लो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अब वो रिटायर हो गया तो उसके लिए किसी अन्य कोर्ट में काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, वकालत का, ये लिखा हुआ है 124 के क्लॉज 7। अच्छा, 125, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते 125 में। तो 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन हैं और भत्ते हैं। और वेतन भत्ते कौन देता है, संसद विधि द्वारा इनको निर्धारित करेगी। 125 के क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी, विधि द्वारा, विधि मतलब कानून द्वारा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश संशोधन एक्ट 2009 के अनुसार सीजीआई का वेतन इतना है और अन्य जज जो होते हैं उनका वेतन इतना है। ठीक है, 2009 के अनुसार। लेकिन 2018 में फिर इसमें संशोधन होता है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार अब वर्तमान में सीजीआई का वेतन है इतना, 2,80,000, और जो अन्य जज हैं उनका है 2.5 लाख वेतन। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1978 में की गई थी। तो ये भी बात ध्यान रखना कि 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे इनके लिए उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो 1978 में इनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो वर्तमान में ये वेतन है, ध्यान रखना, 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। बाकी के जो अन्य न्यायाधीश हैं 2,50,000। 125 की क्लॉज 2, इसमें क्या है, कह रहा है कि न्यायाधीश ऐसे विशेष अधिकारों और भत्तों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत तहत हकदार होंगे। सीधा सीधा इसमें ये कह रहा है कि समय समय पर संसद जो भी कानून बनाएगी जिसके थ्रू वो वेतन भत्ता निर्धारित करेगी, तो न्यायाधीश उन सभी का हकदार होगा। 124 के क्लॉज 3, इसमें कह रहा है कि न्यायाधीशों की वेतन व भत्ते और उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश बैठा है, अब वो जब बन गया न्यायाधीश, तो जब तक वो कार्यकाल पर है यानी पद पर है, तब तक उसके वेतन में कोई भी कटौती नहीं होगी, यानी कि संसद उसके वेतन में कमी नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, इसका अपवाद क्या है, जब तक कि देश में कोई वित्तीय आपातकाल ना लग जाए। अब मान लो देश में पैसा ही नहीं है, तो देश के लिए तो पैसा है नहीं, फिर इनको सैलरी कहाँ से देंगे। तो ये एक अपवाद है, वो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना। तो 125 में हमने इनके वेतन और भत्ते पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए भाई, वेतन और भत्ते। अच्छा मुझे बताओ, न्यायाधीश के लिए जांच अधिनियम कब आया था, ध्यान करने की कोशिश करो। जांच अधिनियम आया था सर 1968 में। कब आया था, 1968 में आया था। ठीक है, ध्यान रहेगी नहीं। चलो आगे देखो, 126 126 में है एक्टिंग जज। एक्टिंग जज का मतलब होता है कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अस्थायी व्यवस्था है यह, केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करता नहीं, सीजीआई की अनुपस्थिति में काम करता है। सीजीआई की अनुपस्थिति में जो काम करेगा उसको कार्यवाहक जज बोलते हैं, एक्टिंग जज। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो 126 में ध्यान रखना क्या है, एक्टिंग जज, ऐसे ध्यान रखो, एक्टिंग जज, एक्ट मतलब कार्य। 127 में है एडहॉक जज। एडहॉक एडहॉक जज जानते हो, गढ़ पूर्ति के लिए अगर किसी जज की कमी पड़ रही है तो हाई कोर्ट से एक जज को उठा लेते हैं, तो वही एडहॉक जज हो जाता है। कह रहा है कोरम, कोरम को कहते हैं गढ़ पूर्ति। कोरम पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, उसको ले लिया जाता है। अस्थायी समय के लिए इसकी नियुक्ति हो जाती है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। ऐसे एक्टिंग जज भी टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो देखो 124 में मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का गठन पढ़ा दिया। 125 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, और इसी में क्या है, इसी में है आपका सीजीआई का गठन, यानी सीजीआई की नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट। और 125 में वेतन भत्ते पढ़ा दिए मैंने न्यायाधीश के। और 126 में एक्टिंग जज पढ़ा दिया, एक्टिंग जज। 127 में पढ़ा दिया मैंने आपको क्या, एडहॉक जज। एडहॉक जज यानी ऐसा जज जिसकी नियुक्ति किसके लिए होगी, गढ़ पूर्ति के लिए, कोरम के लिए। ठीक है। और 128 में रिटायर जज, क्या है, रिटायर जज, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और 129 में है आपका कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, तो आगे देखें, ये हो गया 127। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बाय प्रेसिडेंट। कह रहा है इन जजों को सुप्रीम कोर्ट में बैठने का अधिकार है तथा अन्य सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर माइक क्यों गिर रहा है ये, तो ये क्या हो गया भाई, तो जरूरत पड़ने पर जो राष्ट्रपति है वो जो रिटायर जज हुए हैं उनको भी बुला सकता है। ठीक है। 129 में है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनको, उन फैसलों को अच्छे से संजो करके रखा जाएगा, रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। उनकी फाइल सब एक जगह रखी जाएंगी, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय फैसले सब सुनाए जाए, तो वही अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अपमान कर दे
तो दंड देने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ये है, यहाँ हाई कोर्ट है, ठीक है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो वो फैसला हाई कोर्ट भी मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानना पड़ेगा। अच्छा ये मना कर दें कि हाँ भाई हम नहीं मान रहे, जाओ, हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्या कर लोगे तुम? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा बेटा सुनो, आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है कि मैं जो निर्णय दूंगा ना वो मेरे नीचे जितने न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, सबको मान्य होगा। तो ये बात कहाँ लिखी है? बाध्यकारी होगा आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सब उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो ये बात लिखी है। तो ये 129 हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 सुप्रीम कोर्ट का आसन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन कहाँ पे होगा, स्थिति कहाँ होगी, कौन सा प्लेस होगा, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये होगा नई दिल्ली में ही तो है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है स्थान। लेकिन इसकी बैठक समय पर सीजेआई राष्ट्रपति की सलाह से अन्य स्थानों पर भी हो सकती है। तो बैठकें जो है जरूरी नहीं है दिल्ली में ही हो, अन्य जगह पर भी हो सकती हैं, ठीक है, समय समय पर। तो अब तक हमने 124 से लेकर के 30 आर्टिकल पढ़ लिए, रिवाइज कर लें क्या फटाफट से? आ जाओ। 124 में है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, और 124 में लिखा है आपका सीजीआई की नियुक्ति। उसके बाद 125 वेतन, वेतन भत्ते हैं इनकी। 126 126 में एक्टिंग जज की नियुक्ति। 127 एक्टिंग के बाद एडॉक जज। 128 128 में रिटायर जज। 129 129 में आपका कौन सा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। और 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, ठीक है। हाँ जी, तो ये आर्टिकल याद हुए नहीं हुए बताओ? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में उसके अधिकार हैं और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आप विस्तार से जानते हैं, ठीक है। वीडियो कितनी देर की होगी? लगभग आधा घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। आ जाओ। आर्टिकल 129 ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श, ये 3 क्षेत्राधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो कौन कौन से भाई? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में है। कौन सा आर्टिकल? 131। तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो जानती हो ना, यानी कि ऐसे एरिया या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो होती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो एक आत्यंतिक हो गया, एक समवर्ती हो गया। आत्यंतिक, इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आ जाएंगे जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। जैसे कोई भारत सरकार का मामला हो तो उसकी सुनवाई केवल कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, अन्य न्यायालय में नहीं हो सकती। लेकिन यदि कोई मामला संविधान लागू होने से पूर्व की गई संधि द्वारा उत्पन्न हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे विवादों को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 243 क्लॉज 2 के तहत सलाह के लिए भेजता है। सर ये तो समझ में ही ना हो, दोबारा समझाओ। तो सुनो ध्यान से, देखो मैंने तो बताया कि आत्यंतिक क्षेत्राधिकार होता है कि ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा,
यानी कि उनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। तो वो मामले हैं आत्यंतिक क्षेत्राधिकार, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं बच्चों, जो संविधान लागू होने से पहले जो किसी ने संधि कर ली थी, संधि मतलब समझौता कर लिया था, उसकी वजह से वो विवाद उत्पन्न हुआ है। जैसे समझो 1942 में मैंने किसी के साथ समझौता किया कि भाई ऐसा है, यहाँ का सामान तुम यूज कर लो और यहाँ का सामान हम यूज कर लेंगे। अब 2025 में दोनों में आके लड़ाई हो गई कि ना हम अपना सामान देंगे ना तुम अपना सामान दोगे, लेकिन संधि हुई थी 1942 में। तो ये जो मामला है ये वाला, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा इसको। अब क्यों? क्योंकि ये संविधान लागू होने से पहले का मामला है। अब पहले का मामला है, इसीलिए इसकी सुनवाई कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 143 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ये 243 नहीं, 143 होगा इसमें, सही कर लेना, 143, ठीक है, या एक कर लेना, 143 के क्लॉज 2 में ये बात लिखी है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों पर परामर्श देने के लिए बाध्य है जब राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो ऐसे विवाद जो अभी मैंने बताया, अगर ऐसा विवाद है और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। बात को समझे? तो ये 143 के क्लॉज 2 में ये बात लिखी है, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे और पढ़ाऊंगा मैं, आगे और रिवीजन हो जाएगा। समवर्ती क्षेत्राधिकार होता है ऐसे मामले जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुन सकते हैं, जिनकी सुनवाई, जैसे मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट सुनता है 32 के तहत और ये सुनता है 226 के तहत। अब आ जाओ, प्रारंभिक हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले के खिलाफ। कोई गलत लग रहा है हमें मामला, तो अपील कर दी। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार ये होती है। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि आप लास्ट तक कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना, तो अंतिम यही है सुप्रीम कोर्ट। उसे सभी न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसको? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सब न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन लेगा। इन क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में मतलब ये आर्टिकल है, देखो। पहला आर्टिकल 132, 131 हो गया ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आत्यंतिक और समवर्ती दो थे उसमें। 132 में है कि संवैधानिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यानी कि कोई ऐसा मामला है जो संविधान से रिलेटेड है, तो उसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी मामले में अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। इसके लिए हाईकोर्ट आर्टिकल 134 का के तहत प्रमाण पत्र जारी करता है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा मामला संवैधानिक मामला है तो उससे रिलेटेड अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, आर्टिकल 132। और अगर कोई ऐसा मामला संवैधानिक मामला और हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन सुना दिया है, तो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फिर, अगर कोई संवैधानिक मामला है तो, ठीक है। लेकिन ये संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और इसके लिए हाई कोर्ट खुद रिकमेंड करेगा 134 के का के तहत। कैसे रिकमेंड करेगा? वो एक प्रमाण पत्र देगा कि ये ले जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना ये। तो ये प्रमाण पत्र 134 के का के तहत जारी करता है। कह रहा है यह हाईकोर्ट प्रमाण पत्र जारी ना करे, यदि यदि हाईकोर्ट प्रमाण पत्र जारी ना करे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत विशेष इजाजत दे सकता है। तो ये आगे भी पढ़ोगे वैसे। 136 के तहत अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल इजाजत। तो ऐसे मामले की सुनवाई मिनिमम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है। कौन से मामले? ये जो 132 के तहत जो मामले आते हैं, ठीक है। 134 में है, 133 में है सिविल मामले। सिविल मतलब साधारण मामले होते हैं। इसके तहत हाईकोर्ट निम्न 2 बातों का प्रमाण पत्र दे सकता है। 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है 133 के तहत। और इसमें देखो पहले 2 मामला कैसे हैं कि उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न शामिल हो और उसकी राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन आवश्यक हो।
तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि सिविल मामलों में अपील का अधिकार 133 में है। 133 की क्लॉज 3 में कहा है कि हाई कोर्ट के किसी एक जज द्वारा किसी सिविल मामले में दिए गए निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। यानी कि हाई कोर्ट में किसी एक जज ने कोई अपील दे दी, तो उसकी जो अपील है, वो कोई निर्णय दे दिया तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ठीक है। 134 अभी बता दिया मैंने। 134 की क्लॉज 2 के तहत जो कहा गया अपील सुनने के लिए, आपराधिक आपराधिक मामलों में अपील, और आपराधिक मामलों में अपील के लिए हाईकोर्ट क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो 133 में सिविल मामलों में अपील, 134 में आपराधिक मामलों में अपील, 134 में आपराधिक मामलों में अपील। 135 फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास हैं एवं केस भी निपटारा वही करेगा। अब ये फेडरल कोर्ट क्या है, देखो जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो उससे पहले अंग्रेजों वाला कोर्ट था, तो अंग्रेजों वाला कोर्ट को कहते थे फेडरल कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट आया इसकी जगह पे, तो फेडरल कोर्ट में जितने केस चल रहे थे या फिर फेडरल कोर्ट की जितनी पावर थी, वो सब किसको ट्रांसफर कर दी, सुप्रीम कोर्ट को। जब पावर ट्रांसफर हुई तो जितने केस थे फेडरल कोर्ट में वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। तो ये वही कह रहा है कि उनका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सारी शक्तियां फेडरल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के पास। 136 में विशेष इजाजत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। यानी कि मान लो सुप्रीम कोर्ट है और तुम्हें अपील करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट से विशेष इजाजत चाहते हो तुम, तो वो 136 के तुम्हें विशेष इजाजत दे देगा अपील करने के लिए। 137 137 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, और चाहे वह अपने पुण्य में परिवर्तन कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया तो वो उसमें चेंज कर सकता है निर्णय में। तो ये किसका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है 137 के तहत। अपने निर्णय में, अपने डिसीजन में चेंज कर सकता है, वो उनका रिव्यू कर सकता है पुनः। 138 संसद सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में वृद्धि कर सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के विषयों में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान विधि द्वारा संसद कर सकती है। तो 138 में लिखा गया है कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा शक्तियां प्रोवाइड कर सकती है विधि या कानून बनाकर। 138 के तहत 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति की वृद्धि के बारे में है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 139 में। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 32 के तहत। 140 आर्टिकल 140 में है। अच्छा, इससे पहले 139 का देखो, इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले को स्थानांतरित करने अपने पास मंगवाने की शक्ति है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो बेसिक सी बात समझो, ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट है, ये दूसरा हाई कोर्ट है। सर दो हाई कोर्ट कैसे, अरे ये यूपी का मान लो, ये बिहार का मान लो, अलग अलग राज्य का अलग अलग होता। तो इसमें कोई निर्णय चल रहा है, कोई केस चल रहा है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि ये इस केस को अपने पास बुला सकता है या फिर इस केस को ये ट्रांसफर कर सकता है दूसरे कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट में। तो ये आर्टिकल 139 के काम में ये बात लिखी है। 140 में सुप्रीम कोर्ट की अनुषांगिक शक्तियां, तो पावर के बारे में ये 140 भी कहता है। 141 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो 141 के तहत अपने निम्नतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। ये पीछे पड़ चुके हो तुम। 142 में सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित किसी बाद विषय को आदेश पारित कर सकता है पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, अब इसके पास कोई निर्णय पड़ा है बहुत, मतलब कोई केस पड़ा है बहुत सालों से, लेकिन उसके लिए न्याय आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए न्याय दे सकता है, पूर्ण लंबित बाद विषय पर आदेश पारित करके उन पर न्याय दे सकता है। जैसे रूपा अशोक और अशोक हुर्रा केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में सुधारात्मक याचिका दायर करने का आदेश दिया था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 143 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है 143 के तहत। अच्छा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है सलाह दे या ना दे। अब राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से,
तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है सलाह दे या ना दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सलाह दे दी तो ये राष्ट्रपति के ऊपर है सलाह माने या ना माने। ठीक है, तो भाई ले क्यों रहे हो फिर, जब माननी नहीं है तो लेना ही नहीं। तो 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन 143 के क्लॉज 2 में क्या लिखा है, बताओ जल्दी से। क्लॉज 2 में लिखा है कि ऐसे विवाद जो 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले किए गई संधि के कारण उत्पन्न हुए हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है सलाह मानने के लिए। आराम से अच्छे से समझना मैंने क्या बोला अभी। हाँ जी, तो ये 143 में जो बात लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, और परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, बता दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट तभी परामर्श देगा जब राष्ट्रपति मांगता है, स्वप्रेरणा पर परामर्श नहीं देता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद से परामर्श नहीं देगा, जब राष्ट्रपति मांगेगा तभी मिलेगा परामर्श। 143 क्लॉज 2 बता दिया, संविधान लागू होने से पूर्व की गई संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे विवादों में सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी होता है सलाह देने के लिए। 143 क्लॉज 3 राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में परामर्श के लिए भेजे गए मामले की सुनवाई मिनिमम 5 न्यायाधीश द्वारा होगी। तो ये कौन से आर्टिकल 143 क्लॉज 3 के द्वारा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो भी मामला भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई मिनिमम 5 जज तो करेंगे ही। तो ये लिखा है 143 में, जैसे नोट करो। कह रहा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है, भारत ने इस व्यवस्था को कनाडा से अपनाया है। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ से, कनाडा से अपनाया, यही सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेने देने वाली बात यही है। परामर्श परामर्श मतलब सलाह लेना। तो ये जो क्षेत्राधिकार है कहाँ से अपनाया, कनाडा से। भारत के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, यानी कि भारत के जितने भी कार्य अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो। 145 में न्यायालय का नियम, सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है। नियम मतलब जैसे वो सुप्रीम कोर्ट चलता है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे ये होगा, ये वो फलाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से न्यायालय की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया को सामान्यतः विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। 146 146 में आपका सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, सेवक हैं, इनकी नियुक्ति। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, सेवकों, इनकी नियुक्ति तथा उनका वेतन निर्धारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। 146 में अब सुप्रीम कोर्ट में भाई वो कर्मचारी भी तो होते हैं, क्लर्क हो गया, टाइप राइटर हो गया, पेशकार हो गए, सब होते हैं। तो इनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते सब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। इनकी नियुक्ति सीजीआई द्वारा की जाती है और वेतन भत्ते द्वारा संचित निधि से दिए जाएंगे भारत की। 147 आर्टिकल नंबर 147, बस ये खत्म हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट लास्ट पेज बचा है। 147 में है कि जितने भी वर्ड तुम देखते हो जैसे यूनियन, स्टेट, जज, इन सभी शब्दों की परिभाषा 147 में दी गई है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया और प्रावधानों में भ्रम न रहे। इनकी डेफिनेशन दे रखी है इसमें, इसीलिए इसे संवैधानिक व्याख्या का आधार माना गया है 147 को। तो ध्यान रखना, संवैधानिक व्याख्या का आधार किसे माना गया है, 147 को माना गया है। न्यायिक समीक्षा में भी इससे सहारा लिया जाता है। तो समझ रहे हो ना, जैसे ये पॉइंट नहीं है यूनियन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, जज क्या होता है, तो जज की डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन, यूनियन की डेफिनेशन, ये 147 में दे रखी है। अब इनसे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो, 4-5 पॉइंट है बस। तो ये फैक्ट है, वो याद करने पड़ेंगे, समझाने वाला कोई काम नहीं है। देखो, भारत में अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में अपील करने के लिए वहां पे प्रीवी काउंसिल होता है। तो पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसके समान है, तो प्रीवी काउंसिल के समान है, जो कि ब्रिटेन में। परम दायित्व की अवधारणा को समझाया, ये कौन से केस में कहा गया था परम दायित्व की अवधारणा, ये एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। परम दायित्व का मतलब होता है कि कोई घटना हो जाए उसके बाद जो दायित्व है, जिसकी वजह से वो घटना हुई है, उसके लिए। जैसे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर ये केस था, जब 1984 की ये बात है, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि भोपाल में गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मारने के बाद जो कंपनी थी उसका क्या परम दायित्व, तो उसके लिए ये केस हुआ था। तो ध्यान रखना, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ केस।
जनहित याचिका जिसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1979 में जी आई थी जनहित याचिका, और लाने वाले थे PN भगवती और कृष्णा अय्यर। नींव रखी थी न्यायिक सक्रियता ने, नींव रखी थी। न्यायिक सक्रियता का मतलब, ये जो न्यायिक सक्रियता है इसकी सबसे पहले नींव रखी थी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने 1947 में भारत में, और इसकी नींव ये 1979 में इसी के आधार पर जनहित याचिका लाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट नामक पत्रिका में यह शब्द सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। कौन सा? न्यायिक सक्रियता। एक केस और आता है DK बसु बनाम वेस्ट बंगाल सरकार केस 1997। इसमें DK बसु केस में कहा गया था कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो पहली बात तो वो वर्दी में जाएगी, और अरेस्ट करने से पहले उसको अपना परिचय देगी, अपने पद का नाम बताएगी किस पद पर है जो व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस वर्दी में तथा अपने पद का स्पष्ट उल्लेख करेगी। तो गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे इसमें, DK बसु केस में। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2022 को यह निर्णय दिया था कि एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत, यानी कि कोई हिंदू है और पुरुष है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो बेटियां होंगी, जो पिता की संपत्ति होगी, उनको प्राप्त करने की हकदार होंगी। ठीक है, विभाजन में जितनी भी संपत्ति आएगी उसको। तो ये 20 जनवरी 2022 का केस था। तो चलो वही प्रैक्टिस करें। तो ये थ्योरी कंप्लीट होगी तुम्हारी पूरी। आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है प्रैक्टिस पूरी तो हो नहीं पाएगी है। लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चन भी तो बहुत सारे हैं नहीं। चलो, ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है, 15 मिनट में सारे क्वेश्चन लगाने हैं। फिर भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय से, भाग बताना है। भाग 5 में ही तो है सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 124 से 147 तक, 123 में अध्यादेश है, और 52 से 78 कार्यपालिका है, और तुम्हारा ये 79 से इतना ये संसद के बारे में प्रावधान है, और विधायी शक्तियाँ। आगे देखो, लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस, ये ना आपने रिट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। रिट वाले चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, व्यक्ति को पेश किया जाना। निम्नलिखित में से याचिका सरकारी पद के अधिग्रहण को रोकती है। किसके पद अधिग्रहण को रोकती है याचिका? अधिकार परीक्षा, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी एक रिट है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, मैंडेमस हो गया, ये सब। ठीक है, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय बताओ कौन सा है? भारत की राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, या फिर उच्चतम न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय यही तो है, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, क्या उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में तो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। डी आंसर ठीक है, डी आंसर ठीक है ना। देखो, 117 में वित्त विधेयक है, और 121 में आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन पर कोई भी चर्चा नहीं होगी संसद में। 125 में इनके वेतन भत्ते हैं, सारे पढ़ा दिए। देखो ये आएगा क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL पब्लिक, अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो मैंने बता दिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक, अच्छा पब्लिक है ना, ये पर्सनल आ गया, पब्लिक बोल रहा हूँ, पर्सनल लगा रहा हूँ, देख रहे हो। परम दायित्व की अवधारणा को किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा समझाया गया? तो परम दायित्व वही वाला, परम दायित्व मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी केस था, कौन सा था? MC मेहता केस। ठीक है, जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? तो न्यायिक सक्रियता तो नींव रखी थी जनहित याचिका 1979 PN भगवती, ध्यान रखना, 1979 PN भगवती और कृष्णा अय्यर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। 65 वर्ष है, ठीक है, 65 वर्ष है। और जो तुम्हारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 62 वर्ष है। तो ये लिख लेना, पॉइंट भूल गया मैं, 65 वर्ष और उनके लिए 62 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी 33 जज है, 33 + 1।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसका है? यानी कि उसकी बोल रहा है एक्टिंग जज। एक्टिंग जज की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और कौन करेगा? एक्टिंग जज कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल बता दो फटाफट, मजा आ जाएगा। आर्टिकल 126 कहाँ लिखा है? इसमें नहीं लिखा, ये लिखा आर्टिकल 126 के अंतर्गत। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। भाई कहाँ है? पार्लियामेंट। ये रही भारतीय संसद। यूपीएसआई 2025 नहीं 2021 का प्रश्न है और ये 125 के अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 125। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में? न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। जुडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू देखना, देखो एक तो आर्टिकल 13 की क्लॉज 2 में है, फिर 32 में है, फिर 226 में, 131 में, 243 में। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा दे रखी है। 1947 में जो न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? प्रियस जी, आर्थर आर्थर स्लेशिंग जूनियर ने। बता दिया ना, पहले ही करा चुका हूँ ये। ठीक है। और पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका लिखी है इसमें? नहीं लिखी। 1947 में शीर्षक गढ़ा था न्यायिक पत्रिका, इसमें नहीं दिख रहा रे मुझे कोई। आगे देखें। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो अपील के लिए किसको प्रतिस्थापित किया गया? फेडरल कोर्ट, ब्रिटिश प्राइम और क्या? ब्रिटिश, ये रहा ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, यही तो था। इसी को तो प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। कह रहा है भारत में कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय, संसद, ये अब बताओ उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है क्या? नहीं। संविधान, भाई संविधान सर्वोच्च है यार, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं अभी बताओ? 34, 33 प्लस 1। स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 50 में, ये 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में 10 साल काम किया हो, और ये क्या है? एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति की नज़रों में भी होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, सारे ही बढ़िया है। ठीक है। अभी पढ़ा तो दिए हैं सारे। भारत का नागरिक हो, 5 साल तक उसमें न्यायाधीश रहा हो हाईकोर्ट में किसी में भी, और 10 साल तक वकील रहा हो लगातार, और राष्ट्रपति की नज़रों में सम्माननीय व्यक्ति होना चाहिए, प्रतिष्ठित न्यायाधीश होना चाहिए, और क्या चाहिए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति दायित्व का निर्धारण करता है। ये रहा देखो, यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। कितने हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देख लेना इसको तुम। ठीक है। नहीं, पुरानी वाली तो नहीं पूछ रहा, ये 2017 का है। 2019 के बाद तो ये 33 हो गई है, उससे पहले 25 से 30, 30 थी पहले उससे। हाँ ठीक तो है। ठीक है, ठीक है, 30 डी ऑप्शन। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? सिद्ध दुर्व्यवहार, अक्षमता, और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 साल सदस्य में नहा, ये सी ऑप्शन। हटाने की प्रक्रिया 4 और 5 में दी गई है। 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है ये। भारत, हाँ, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया। कहाँ गए? ये रहे एच जे कानिया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। आगे चले, आगे चलो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? उच्चतम न्यायालय की 124, 124 का क्लॉज, क्लॉज तो नहीं है, डायरेक्ट 124 की क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति है।
28 जनवरी 124 भाग 5 34 न्यायाधीश 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश कौन से केस में दिए गए? तो डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस 1997। चतुर्थ स्तंभ किसे माना गया है? ये रहा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा स्तंभ। ठीक है। देश में कुल उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय, अरे हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया ये। चलो कोई नहीं, पढ़ लेना आगे, अभी हाईकोर्ट वाली क्लास आएगी तब पढ़ लेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के केरल राज्य से हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम महिला उच्चतम न्यायाधीश की न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है यार, कौन करेगा। मामलों को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण निपटाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा कोर्ट बताना है जहां पे हम अदालत के बाहरी मामलों को निपटा सकते हैं। लोक अदालत पता करके देखना, अगर तुम्हारी जानकारी में कोई हो एडवोकेट, यानी तुम्हारा दोस्त वगैरह, तो लोक अदालत होती है ऐसी अदालत जहाँ पे मामलों को वही सुलझा देते हैं, बाहरी कोर्ट के बाहरी, तो लोक अदालत उनको कहते हैं। इनमें से कौन सी निचली अदालत है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च, नेशनल ग्रीन, जिला एवं सत्र न्यायालय। एनजीटी की स्थापना बता दो कब हुई थी? 2010 में हुई थी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। हाँ, आगे चले। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने को महत्वपूर्ण पुरुष हिंदू मरणोपरांत उसकी बेटियां द्वारा, तो कब था ये? 2022 में था। कौन सा था? 20 जनवरी है। हाँ ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है ये, देख लो। 2021 में कीर्ति बनाम घरेलू कार्य की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी थी और इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के लिए। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? न्यायिक प्रणाली ये एक अभिन्न अंग है और पूरा स्वतंत्र है, बी ऑप्शन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? 129। अच्छा, और भी दे रखे हैं। 111 के तहत वीटो पावर है राष्ट्रपति की। संसद में चलने वाली प्रक्रिया है 19 में। 35 में क्या है? फेडरल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो। फेडरल न्यायालय 133 में बता दो चलो। सिविल न्यायालय, सिविल मामलों में अपील। 134 में है आपका क्रिमिनल, आपराधिक मामलों में अपील। 137 में है कि निर्णयों का पुनः अवलोकन कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? निर्णय, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये होता है 137 के अंतर्गत। भारत के संविधान के तहत अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, क्यों भाई? एक काम करना, ये पीडीएफ डाल दूंगा तो क्वेश्चन अपने आप लगा लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादातर रिपीटेड ही क्वेश्चन है, अपने आप लगा लेना क्वेश्चन। बाकी थ्योरी मैंने तुम्हें पढ़ाई दी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। देखो इतनी देर की वीडियो है, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, पानी भी नहीं पिया। तुम्हारा काम यह है वीडियो को शेयर करना है सब लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है जा करके अभी। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। अगली वीडियो होगी अनुसूची के ऊपर, सारा कुछ कवर करेंगे उसमें। ओके बाय। पीडीएफ डाल दूंगा, तो क्वेश्चन लगाने, जरूर क्वेश्चन लगाने, ठीक है।